अजीब खेल है दुनिया तेरी सियासत का। मैं प्यादों से पिटा हूं वजीर होते हुए। राजस्थान की सियासत में मौजूदा वक्त में कौन प्यादा है, कौन वजीर और कौन बादशाह, ये लगभग तय नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसको लेकर कंफ्यूजन है कि राजस्थान की सियासत में आखिर सिक्का किसका चल रहा है, सरकार के भीतर आखिर किसकी चल रही है, क्यों एक के बाद एक सरकार को अपने लिए फैसले बदलने पड़ रहे हैं। लेकिन इस पर बाद में आएंगे। आज इनसाइड स्टोरी में किन सवालों पर चर्चा होगी, सबसे पहले वो सवाल आपको बताते हैं। दरअसल पहला सवाल यह है कि हरियाणा से बीजेपी ने क्या वसुंधरा और किरोड़ीलाल मीणा जैसे उम्रदराज नेताओं को एक संदेश देने की कोशिश की है? यह क्या संदेश है, यह भी आपको बताएंगे। दूसरा सवाल, क्या उम्रदराज नेताओं को किनारे करने में लग गई है बीजेपी? राजस्थान में जिस तरीके से नई पंक्ति के नेताओं को आगे किया गया है, तो क्या पूरी तरीके से उम्रदराज और अनुभवी नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया है क्या? इसके अलावा अगर ऐसा है तो सवाल यह भी बनता है कि नई पीढ़ी के जो नेता हैं उनके साथ अनुभव का तालमेल कैसे बैठेगा, यह तीसरा सवाल है। और चौथा महत्वपूर्ण सवाल, ये जो एक्सपेरिमेंट बीजेपी लगातार कर रही है, राजस्थान में अब उपचुनाव की चुनौती है, 7 सीटों पर उपचुनाव है, तो जो ये एक्सपेरिमेंट हरियाणा में भी हुआ, क्या इस तरह का एक्सपेरिमेंट फिर से राजस्थान में उपचुनाव में बीजेपी को कहीं दिक्कत दे सकता है क्या? इन्हीं सभी सवालों पर होगी चर्चा, इसी पर करेंगे बातचीत। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी लेकर मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। देखिए, जम्मू कश्मीर में आज नए मुख्यमंत्री के तौर पर उमर अब्दुल्ला और उनके कैबिनेट ने शपथ ले ली है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में विधायक दल की बैठक में एक बार फिर से नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। यानी यह तय हो गया कि हरियाणा में नायब सिंह सैनी ही एक बार फिर से मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी कुछ हजार एक नौकरियां हैं जिसका वादा उन्होंने चुनाव में किया था, जब तक वो नौकरियों के नियुक्ति पत्र नहीं बांट देंगे तब तक नए सीएम के तौर पर शपथ नहीं लेंगे। तो लेकिन यह अब तय हो चुका है कि नायब सैनी ही मुख्यमंत्री होंगे। अब कई और ऐसे नेता थे हरियाणा की राजनीति में जो बीजेपी के भीतर ही सीएम पद की दावेदारी ठोक रहे थे, चुनावों से पहले भी और नतीजे आने के बाद भी। इनमें कई ऐसे नाम हैं, चाहे राव इंद्रजीत का नाम हो या फिर सूबे के गृह मंत्री रह चुके अनिल विज का नाम हो। अनिल विज और राव इंद्रजीत सिंह ने खुले तौर पर मुख्यमंत्री पद को लेकर दावेदारी ठोकी थी। जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री रहते हुए पद से हटाकर के नायब सिंह सैनी को बैठाया गया था, उसके बाद से अनिल विज और बाकी नेताओं के लिए थोड़ी संभावनाएं, वो खिड़की जरूर खुली थी कि शायद इस बार मुख्यमंत्री पद के लिए उनका नाम आ जाएगा, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। दूसरी पंक्ति के नेता को ही एक बार फिर से विधायक दल का नेता चुना गया, या यूं कहें कि युवा ब्रिगेड के एक नेता को फिर से, एक युवा ब्रिगेड के नेता पर ही आलाकमान ने, शीर्ष नेतृत्व ने भरोसा जताया। और क्या, जो मेरा पहला सवाल था कि ये राजस्थान के लिए भी एक नया संकेत है क्या, या वही संकेत है मजबूती के साथ फिर से डिलीवर किया जा रहा है कि अब राजस्थान में भी, और बीजेपी जिस तरह की नई पॉलिटिक्स कर रही है उसमें राजस्थान के लिहाज से देखा जाए तो वसुंधरा राजे और किरोड़ीलाल मीणा जैसे उम्रदराज लोग जो है अब साइडलाइन हो चुके हैं, या यूं कहें कि उनको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया है। उपचुनाव सर पर है और इससे पहले जिस तरीके की सियासत राजस्थान में हो रही है, किरोड़ीलाल मीणा मंत्रिमंडल में वापस लौटने के बाद से जिस तरीके से, मंत्रिमंडल में वापस लौटने के बावजूद जिस तरीके से एक बागी रवैया अख्तियार किए हुए, देखिए किस तरीके से सरकार के फैसलों पर वो विरोध जता रहे हैं, उनको वापस लेने की अपनी मांग को लेकर पत्र लिख रहे हैं। हालांकि उसका असर भी होता दिख रहा है, लेकिन जो ये पूरा संघर्ष और ये कवायद है किरोड़ीलाल मीणा की, वो कहीं ना कहीं राजस्थान की राजनीति में अपनी सियासी जमीन और
जन अपेक्षाओं के का सहारा लेकर या जन सरोकार का सहारा लेकर खुद को राजस्थान बीजेपी में सबसे अग्रिम पंक्ति में, सबसे आगे सियासत में खड़ा करने की कोशिश है। वसुंधरा राजे को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं चली थी, किस तरीके से उन्होंने राजस्थान में जब विधानसभा के चुनाव हुए उसके बाद अपने खेमे के विधायकों के साथ डिनर, एक डिप्लोमेसी भी की थी। उसके बाद से उनका जिस तरीके का रवैया रहा, कहीं वो ये कहती नजर आई कि देखिए अभी हम संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, इस तरह की बातें चलती रही। तो ऐसा लगा कि वसुंधरा राजे एक बार फिर से अपने पुराने अवतार में कमबैक करेंगी और फिर से पूरा कंट्रोल जो है हासिल करने की, राजस्थान की सियासत की और सत्ता की वो कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन हरियाणा में जिस तरीके से मुख्यमंत्री का चयन हुआ है, उसने फिर एक बार संकेत दे दिया है कि अब आप मार्गदर्शक मंडल में हैं, आप मंत्रिमंडल में रहते हो। अगर मंत्रिमंडल में हैं तो मंत्रिमंडल में रहते हुए अपने अनुभव साझा कीजिए, या फिर पार्टी में किसी पद पर हैं तो पार्टी में रहते हुए संगठन के लिए अपना योगदान दीजिए। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व अब राज्यों में सरकार युवा कंधों के सहारे आगे बढ़ा रहा है, यह सियासत शीर्ष नेतृत्व की तरफ से इसी तरीके से चलती रहेगी। और ये एक स्ट्रांग मैसेज जो है राजस्थान बीजेपी के इस तरह के नेताओं को देने की कोशिश की गई है। उम्रदराज नेताओं को क्या वाकई जो है किनारे करने की कोशिश की जा रही है, उनको साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है, इस पूरे सिनेरियो से जो है वो समझा जा सकता है। सवाल ये भी उठता है कि आखिर अगर ऐसा है तो फिर युवा जो पीढ़ी है, जो अब बीजेपी जिसको आगे कर सरकार चला रही है, चाहे हरियाणा में अब नायब सिंह सैनी के कंधों पर वो जिम्मा सौंपा गया हो या फिर राजस्थान में भजनलाल शर्मा के कंधों पर जो जिम्मा है, तो क्या ये तालमेल की कमी सरकार के लिए मुसीबत खड़ी करेगी क्या? आप देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि सरकार को बने राजस्थान में लगभग 10 महीने का समय हो चुका है, लेकिन एक के बाद एक कई ऐसे फैसले हैं जिस पर सरकार को यू टर्न लेना पड़ा है। हाल ही में जो आपने देखा, प्राचार्यों के, प्रिंसिपल्स के ट्रांसफर्स को लेकर जो आदेश शिक्षा विभाग की तरफ से दिया गया था, और उस आदेश को लेकर सरकार में ही मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने जो पत्र लिखा कि इस आदेश को रद्द कीजिए, कुछ ही घंटों में वो आदेश वापस लेना पड़ा। प्रिंसिपल के जो तबादले थे उनको रद्द किया गया, उनका निरस्तीकरण किया गया। यानी कुछ ही घंटों में अपने फैसले से यू टर्न सरकार ने लिया। और ऐसे एक नहीं, शिक्षा विभाग में इस तरह के लगभग 8 बड़े फैसले हैं जिस पर सरकार ने यू टर्न लिया है। शिक्षकों के समायोजन से लेकर जो दुग्ध आपूर्ति, पूर्व की सरकार की जो योजना जो चलाई जा रही थी उसे बंद किया गया था, उस पर भी यू टर्न लिया, उसको फिर से बहाल किया गया। तो इस तरह की लगभग 8 बड़े फैसले शिक्षा विभाग के अधीन या उसके अंतर्गत ऐसे लिए गए थे भजनलाल सरकार में, जिन पर यू टर्न सरकार को लेना पड़ा। साथ ही साथ एक बड़ा फैसला सरकारी नियुक्तियों को लेकर किया गया था। निकायों में, स्थानीय निकायों में सरकारी नियुक्तियां की गई थी, लोगों को, सदस्यों को मनोनीत किया गया था। उस पर भी जब सवाल उठे तो वो फैसला भी सरकार को वापस लेना पड़ा। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से कहें तो वो प्रेशर जरूर सरकार पर दिखाई देता है। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये प्रेशर, तालमेल की जो गड़बड़ी है, जो ये युवा ब्रिगेड और अनुभवी नेताओं के बीच तालमेल नहीं बैठ पा रहा, क्या इस वजह से? क्योंकि कहा जा रहा है जो स्थानीय निकायों में सदस्यों को मनोनीत किया गया उसमें ब्लॉक और जिला प्रमुख पद पर जो बैठे जो लोग थे वो तो खुश थे, लेकिन जो स्थानीय नेता थे वो इस मनोनयन से खुश नजर नहीं आए। और पार्टी के भीतर ही जब इसका विरोध हुआ तो सरकार को इस पर यू टर्न लेना पड़ा और ये फैसला वापस लेना पड़ा। तो यानी वो तालमेल बैठता सरकार और संगठन के बीच नजर नहीं आ रहा। और क्या इसकी वजह यही है कि अनुभव और युवा ब्रिगेड, जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने युवा ब्रिगेड का एक खाका तैयार किया, उसके बीच तालमेल सही तरीके से नहीं बैठ पा रहा है। कई और भी चीजें हैं, क्योंकि उपचुनाव अब आ चुका है, उपचुनावों का ऐलान हो चुका है। इसी के साथ हलचल पूरे प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से बढ़ गई है। 7 सीटों पर उपचुनाव है। 7 सीटों का समीकरण जो है आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं किस तरीके से इन 7 सीटों में से एक आरएलपी, एक बीएपी, 4 कांग्रेस और एक बीजेपी,
इन सीटों पर जो समीकरण रहा बीते चुनावों में कुछ इस तरह का रहा, लेकिन इस बार बीजेपी, जिसके पास लगभग एक सीट बचाने की चुनौती है और बाकी सब सीटों पर सेंध लगाने की कोशिश बीजेपी करने वाली है, क्योंकि हरियाणा में जिस तरीके का एक चुनावी गेम बीजेपी ने किया, उसके बाद से कॉन्फिडेंस बीजेपी और बीजेपी नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं का बड़ा हुआ है कि अब जो गढ़ वाली पॉलिटिक्स है कि ये किसी जाट नेता का गढ़ है या फिर ये किसी आदिवासी नेता का गढ़ है, इस तरह की पॉलिटिक्स ध्वस्त होती हरियाणा में दिखाई दी, तो कहीं ना कहीं वो राजस्थान में भी बीजेपी का हर नेता कार्यकर्ता इंप्लीमेंट करने की कोशिश में है। तो बूस्टअप है बीजेपी इस वक्त। बीजेपी जरूर बूस्टअप है, लेकिन चुनौती बड़ी है। कांग्रेस पार्टी भी अपनी तैयारियों में जुट गई है। आदिवासी पार्टी ने तो कह दिया कि देखिए गठबंधन नहीं करेंगे, नई राह पर आदिवासी पार्टी चल पड़ी है। झारखंड, महाराष्ट्र में भी चुनाव लड़ने का ऐलान जो है भारत आदिवासी पार्टी ने कर दिया है। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा साहब, देखिए, जिनका जिक्र हो रहा था कि तालमेल कैसे बैठाया जाए, और इन उम्रदराज जो नेता हैं राजस्थान के, उनको एक बड़ा मैसेज हरियाणा से देने की कोशिश की गई है। अब किरोड़ी लाल मीणा ने एक मीडिया संस्थान से बातचीत की, उसमें उपचुनाव को लेकर उन्होंने बात कही कि देखिए उपचुनावों में जीत हासिल करेंगे। लेकिन जब उनसे सवाल किया गया कि भाई क्या जिम्मेदारी है, किस तरह की जिम्मेदारी निभाएंगे, तो कहा कि 7 सीटों पर प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब प्रचार करते नजर आएंगे। उनके भाई जगमोहन मीणा, क्या उनको टिकट बीजेपी की तरफ से इन उपचुनावों में दौसा सीट से दिया जाएगा? इस सवाल पर बड़ी आसानी से यूं कहें कि बड़ा सहज अंदाज में सवाल को घुमाते नजर आ गए। उन्होंने कह दिया कि देखिए मैंने तो फीडबैक जो है तमाम सीटों का सौंप दिया है अपने शीर्ष नेतृत्व को। अब जो शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा वो मंजूर होगा। और आपको याद होगा अपने भाई को लेकर बड़ी जद्दोजहद कवायद किरोड़ी लाल मीणा साहब टिकट दिलाने को लेकर करते रहे हैं, और उनकी जो नाराजगी अपनी ही पार्टी से रही है, उसमें एक बड़ा फैक्टर यह भी रहा कि जगमोहन मीणा साहब को टिकट पार्टी ने उनके कहने पर नहीं दिया था, और वो लगातार इसकी कोशिश करते रहे थे। और अब एक बार फिर जब उपचुनाव सर पर है, तो क्या जगमोहन मीणा को टिकट मिलेगा, ये सवाल जरूर है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा साहब ने भी पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया है। हरियाणा से जो मैसेज आया है उसका असर किरोड़ी लाल मीणा साहब के उस बयान में, मीडिया संस्थान को दिए गए उस बयान में, उस बातचीत में नजर आया। किस तरीके से पार्टी के प्रचार, हर सीट पर पार्टी के प्रचार की बात वो कह रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि भाई देखिए अब जो आलाकमान टिकटों को लेकर करेगा वही मान्य होगा। हनुमान बेनीवाल को लेकर भी एक खबर है। हनुमान बेनीवाल जो अब तक गठबंधन से अपनी राह अलग करने के इशारे देते रहे, लग रहा था कि इस बार गठबंधन नहीं करेंगे। तमाम मंचों से इस तरह की बातें कहते रहे कि ऐसा लगा कि अब तो कांग्रेस से पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद नाता हनुमान बेनीवाल ने तोड़ लिया है। लेकिन जैसे ही उपचुनाव का ऐलान हुआ, तारीखों का ऐलान हुआ, तो अब एक बार फिर से हनुमान बेनीवाल गठबंधन की राह टटोलने लगे हैं कि किस तरीके से अब फिर से गठबंधन के साथ आकर वो सीट बचाई जा सके। और बचाई जा सके मैं क्यों कह रहा हूं, खींवसर सीट को जो हनुमान बेनीवाल का गढ़ कहा जाता। आप देखिए 2019 के बाद से जिस तरीके का एक चुनावी ट्रेंड सेट हुआ है, हर चुनाव में खींवसर सीट पर जीत का जो मार्जिन है वो कम होता जा रहा है। और अब आखिरी चुनाव में जीत का मार्जिन इतना बचा है कि इस बार लगभग ऐसे मुहाने पर, चुनावी मुहाने पर आकर खड़े हो गए हैं कि सीट बचाना, खींवसर सीट बिना गठबंधन हनुमान बेनीवाल के लिए भी मुश्किल बनता दिख रहा है। अब ऐसे में उन्होंने शर्तों की बात कही अपने एक संबोधन में खड़े होकर, अपने एक सभा में संबोधित करते हुए लोगों को उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर मेरी इन शर्तों को मान लेगी तो गठबंधन हो जाएगा और बिना गठबंधन के बड़ी चुनौती होगी इस चुनाव को जीतना। तो जिस तरीके से कहा जाता है कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, तो अब बेनीवाल आए उपचुनाव के नीचे, ये कहना गलत नहीं होगा। फिर वो गठबंधन की जुगत में है कि किसी तरीके से कांग्रेस के साथ मिलकर खींवसर सीट को बचाया जा सके। खैर, फिलहाल इनसाइड स्टोरी में इतना ही। वीडियो और जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आप इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, अपना सवाल, अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। TV9 राजस्थान। नमस्कार।